डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल कीप बीटिंग शिक्षा। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हैं। तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। डियर स्टूडेंट, पिछला जो हमारा लेक्चर था वहाँ पे मैंने आपको इकोनॉमिक का मीनिंग बताया हुआ था। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो इकोनॉमिक्स क्या है वो बताया था। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं हमने वो देखा हुआ था। और फिर मैंने आपको बताया था कि माइक्रो एंड मैक्रो वर्ड जो है उसका सबसे पहले उपयोग किसने किया। और एडम स्मिथ को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, और जो उन्होंने बुक लिखी हुई थी उन बुक्स का हमने यहाँ पे नाम भी देखा। उम्मीद करता हूँ आपने ये लेक्चर देखा होगा। और मैं आपको एक बार फिर बता देना चाहता हूँ, फ्रॉम 1 अप्रैल, ठीक है ना, 1 अप्रैल 2025 से हम क्लास 12th का बैच शुरू करेंगे, जहाँ पे आपको इको और बिजनेस स्टडीज पढ़ाई जाएंगी और साथ ही साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, पूरे कोर्स की फीस मैं आपको बता रहा हूँ 4500 रुपीज रहेगी, इंक्लूडिंग आपकी नोट्स। ठीक है, तो इतने में आपको पूरा कोर्स मिलेगा और आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है ना, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ही ये होता है कि जब हम छोटे लेवल पे व्यक्तिगत स्तर पे किसी भी समस्या का अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, देखो यहाँ पे डेफिनेशन है, प्रोफेसर के ई बोल्डिंग की है। जिनकी डेफिनेशन है मैंने उन्हें हाईलाइट किया हुआ है, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जहां से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो प्रोफेसर के ई बोल्डिंग है, इनकी डेफिनेशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म। इनका ये कहना है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो किसी एक फर्म की स्टडी होती है। यानी कि जैसे देखो, जब भी हम कुछ स्टडी करना चाहते हैं, किसी भी प्रॉब्लम की स्टडी करना चाहते हैं या फिर किसी भी अदर फील्ड संबंधित, अगर हम सिर्फ एक टॉपिक चूज कर रहे हैं, ठीक है ना, एक ही टॉपिक के बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म्स है, मतलब किसी एक फर्म के बारे में पढ़ना माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। इसी तरीके से उन्होंने कहा पर्टिकुलर हाउस होल्ड, किसी एक घर के बारे में अध्ययन कर लो। ठीक है ना, मतलब कि इस घर में जितने लोग रह रहे हैं वो कैसे कमा रहे हैं, कैसे स्पेंड कर रहे हैं, अपने पैसे को खर्च कर रहे हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, इसी तरीके से इंडिविजुअल प्राइजेस हो गया। इंडिविजुअल प्राइजेस का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो हमने पकड़ लिया अनियन, प्याज का हमने एग्जांपल ले लिया। प्याज की प्राइस कैसे बढ़ रही है, कैसे घट रही है, पिछले 5 साल में, 10 साल में क्या प्राइस थी, कब प्राइस बढ़ती है, कब प्राइस घटती है, अगर ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं तो वो इंडिविजुअल प्राइजेस कहलाता है। मतलब किसी एक वस्तु की कीमत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट होता है। इसी प्रकार से मान लो वेजेस हो गया। सपोज करो, जैसे मान लो मैं कहता हूँ फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हैं, उनकी वेजेस क्या है ना, मतलब किसी भी एक फैक्ट्री का ले लो, सिंपल से एग्जांपल समझो। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हो गया। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड आप लोग डेली देखते हो कि मजदूर लोग जाते हैं, काम करते हैं, हमारे यहाँ 500 रुपये उनको मिलते हैं, एमपी में तो यही चल रहा है। मान लो कहीं और गए, बॉम्बे में, बेंगलुरु में कहीं चले गए, है ना, कलकत्ता में चले गए, उधर पे हो सकता है ज्यादा होगा। तो मजदूरों को कितनी कीमत मिलती है, कितनी मजदूरी मिल रही है एक दिन की, अगर उसके बारे में भी स्टडी कर रहे हो तो वो भी वेजेस, सिर्फ एक सब्जेक्ट है ना, हम सिर्फ वेजेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, वो भी एक फील्ड से रिलेटेड, मजदूरों की क्या वेजेस हैं। ठीक है, तो ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। इसी प्रकार से इनकम्स हो गया। मान लो कि मैं कहता हूँ कि एक स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर हैं, ठीक है ना, 8वीं क्लास तक जो टीचर पढ़ाते हैं उनकी क्या सैलरी होगी, तो उनकी इनकम के बारे में स्टडी कर रहे हो तो वो भी क्या कहलाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। इसी तरीके से इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज हो गया, कोई एक इंडस्ट्री है, ठीक है ना, उसके बारे में अगर आप अध्ययन कर रहे हो तो वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। जैसे मान लो हमने कहा कि टाटा की हमारे यहाँ इतनी सारी कंपनियां हैं, तो उनकी इंडस्ट्रीज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, एक एक कंपनी को लेकर के हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। ठीक है, इसी प्रकार से पर्टिकुलर कमोडिटीज, कोई एक खास वस्तु है, कमोडिटीज का मतलब वस्तु होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो कमोडिटी वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ उसका मतलब वस्तु होता है। किसी एक वस्तु को लेकर के हम स्टडी कर रहे हैं तो वो भी किसका हिस्सा होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर बता देता हूँ कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंतर्गत हम किसी एक फर्म का अध्ययन करते हैं, किसी एक हाउस होल्ड घर का अध्ययन करेंगे, किसी भी इंडिविजुअल प्राइस का, वेज का, इनकम का, या फिर कोई एक इंडस्ट्री हो गई, है ना, कारखाना हो गया, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, फिर कोई एक वस्तु है, कमोडिटी है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था
तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ही होता है व्यक्तिगत स्तर पे अध्ययन करना, है ना। मैंने कहा था ना, जैसे मान लो कि मैं 10,000 कमा रहा हूँ महीने, मैं उसको कैसे खर्च कर रहा हूँ, कैसे अपनी समस्याओं को समाधान कर रहा हूँ, वो सब अगर हम अध्ययन करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। तो यहाँ पे एज इट इज वो डेफिनेशन दी हुई है, सबसे सिंपल सबसे इजी डेफिनेशन मुझे लगी, इसीलिए मैंने ये आपको पिक करके बता दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो इसमें होता क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, अब देखो ये जो पूरा पार्ट है, डेफिनेशन है या फिर मीनिंग है, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, या तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछेगा या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स पूछेगा, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या मीनिंग है, दो में से एक क्वेश्चन ही आता ही आता है, फर्स्ट चैप्टर से ये तो फिक्स रहता है। ठीक है, अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव कैसे बन सकते हैं, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कंडीशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इज कंसीडर्ड टू एग्जिस्ट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये माना जाता है कि यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है। लिख देता हूं यहाँ पे, ये मान लिया जाता है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है। यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम अध्ययन करते हैं, तो ये मान के चला जाता है कि हाँ भाई सभी को रोजगार मिला हुआ, इकोनॉमी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जैसे हमारे देश में जितने भी लोग हैं, तो जब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा तो ये मान लिया जाएगा कि सभी को रोजगार मिला हुआ है, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, सभी को रोजगार मिला। अब वो अलग बात है कि आधे से ज्यादा जनता ही बेरोजगार भाग रही, ठीक है ना, घूम रही है, ये अलग बात हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया, तो यहाँ से एक नंबर का ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। फिर देखो क्या कहता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। प्राइस थ्योरी क्यों कहते हैं वो आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, जब मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, आई एम सॉरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या हो गया, प्राइस थ्योरी। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना, वन वर्ड्स में आ सकता है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, तो 1 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन आपको बना के दे सकता है। प्राइस थ्योरी का हिंदी क्या होता है वो बता देता हूँ, कीमत सिद्धांत, लिख देता हूँ। ठीक है, कीमत सिद्धांत ये होता है। तो इसके अंतर्गत हम विभिन्न वस्तुओं की जो कीमतें होती हैं उनका भी अध्ययन करते हैं, इसीलिए इसको कीमत सिद्धांत कहा गया। ठीक है, अब एक प्रोफेसर सुल्ट हैं, उनकी डेफिनेशन है, द मेन टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइस थ्योरी। उनका ये कहना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेन टूल है वो क्या है, प्राइस थ्योरी है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, द मेन टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइस थ्योरी, कि जो मेन टूल है, मतलब कि जो मुख्य, आप ये कह सकते हो, टूल होते हैं, औजार हथियार जो होते हैं, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, प्राइस थ्योरी है। यानी इसके अंतर्गत हम यही पढ़ेंगे प्राइस थ्योरी के बारे में। तो ये डेफिनेशन भी है, प्रोफेसर सुल्ट्स की है, ठीक है ना, इसको भी पढ़ लेना, 1 मार्क्स में ये भी पूछ सकता है। डायरेक्ट ये लिख देगा, द मेन टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइस थ्योरी, हु सेड दिस, है ना। और आपसे टिक द करेक्ट ऑप्शन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, हालांकि ट्रू एंड फॉल्स में भी आ सकता है कि प्रोफेसर सुल्ट हैज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स एज प्राइस थ्योरी, तो ये भी आ सकता है ट्रू एंड फॉल्स में। तो एक नंबर के यहाँ से देखो, डेफिनेशन हो गई, 2 मार्क्स की यहाँ से पूछ सकता है, और 3 ये ऑब्जेक्टिव हो गए, यानी कि इस स्लाइड में मैंने आपको 5 मार्क्स के यहाँ पे बता दिए कि हाँ यहाँ से कोई भी क्वेश्चन ये पिक करके बता सकता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, सबसे पहला देखो है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गई। इसका मतलब क्या होता है, ये कहता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल या फिर स्पेसिफिक जो यूनिट है उनका ही अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि एक कोई यूनिट है उसी का अध्ययन करेंगे, या फिर मान लो कोई एक इंडस्ट्री है, ठीक है, एक कोई इंडस्ट्री है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, यानी कि स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट का मतलब क्या हुआ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट, एक इकाई, या फिर किसी एक इंडस्ट्री की, किसी एक इंडस्ट्री है ना, यानी कि कोई एक उद्योग हो गया उसका अध्ययन करते हैं। अब इसके आगे देखो क्या लिख सकते हो, नॉट ग्रुप। ठीक है ना, इसके अंतर्गत ग्रुप का अध्ययन नहीं किया जाता। जैसे मान लो हमने कहा कि हमारे देश में बहुत सारी फैक्ट्रियां चलती हैं,
बहुत सारे कारखाने चलते हैं। तो सभी कारखानों का, सभी फैक्ट्रीज का हमें अध्ययन नहीं करना। हमें सिर्फ एक फर्म का, एक यूनिट का अध्ययन करना है। ठीक है ना? ये ग्रुप से रिलेटेड नहीं होता है, यहाँ पे ध्यान रखना। नॉट ग्रुप मैंने लिखा, यानी कि हम ग्रुप का अध्ययन यहाँ पे नहीं करेंगे, सिर्फ एक फर्म का, सिर्फ एक इंडस्ट्री का ही अध्ययन करेंगे। यही पहली कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब मैं इसको रेस करता हूँ। सेकंड देखो क्या है, स्टडी ऑफ स्मॉल सेक्शंस है। इसका मतलब क्या होता है, सॉरी, इसका मतलब क्या होता है, देखो, इसका बेसिक सा मतलब ये है कि माइक्रो इकोनॉमी से हम किसी छोटे से भाग का अध्ययन करेंगे। छोटे से भाग का अध्ययन किया जाए। ठीक है ना? छोटे से भाग से मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो हमने कहा कि इतना बड़ा मार्केट है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी ये इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं जो कि काम कर रही हैं। ठीक है, तो अब इतने बड़े मार्केट में से हम सिर्फ इस इंडस्ट्रीज को पिक करेंगे, इस सेक्टर को, या फिर इतने हिस्से को हमने पिक कर लिया। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, देखो, जैसे मान लो मैंने कहा ये इतना बड़ा मार्केट है, और इस मार्केट में बहुत सारी फैक्ट्रियां काम कर रही हैं ना, बहुत सारे कारखाने लगे हुए जो कि मिल करके पूरे इकोनॉमी को फॉर्म कर रहे हैं, पूरे देश के इकोनॉमी को फॉर्म कर रहे हैं। उसमें से बस इतने से हिस्से को हमने उठा लिया और इसका अध्ययन करना है, स्टडी ऑफ स्मॉल सेक्शन। ये देखो, ये तो पूरा बड़ा सा हो गया, तो हमें पूरे इस सेक्शन की स्टडी नहीं करनी है, हम सिर्फ इसकी स्टडी करेंगे, इस वाले भाग की। ठीक है ना? ये छोटा सा हिस्सा है, उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। एक बार दूसरे एग्जांपल्स बता देता हूँ आपको, देखो, जैसे मान लो हमने कहा पूरे एमपी में, ठीक है, कॉमर्स के जो बच्चे हैं उनके बारे में हमें तो जानकारी चाहिए होगी। तो हम पूरे एमपी के जितने भी कॉमर्स के बच्चे, उनका अध्ययन न करके मैंने कहा कि जो रीवा में पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम सिर्फ उनका अध्ययन करेंगे। एमपी में तो देखो बहुत सारे जिले हो गए, उन सभी जिलों को छोड़ के हम सिर्फ एक जिले का अध्ययन कर रहे हैं। इतने बड़े भाग में से हमने एक छोटे से भाग को लेकर के उसका अध्ययन करना चालू कर दिया, इसी का मतलब होता है स्मॉल सेक्शंस। मतलब छोटे से एक भाग का हम लोग क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे मान लो मैं कहता हूँ हमारे इंडिया में 1 करोड़ फैमिलीज हैं। ठीक है, 1 करोड़ फैमिली को छोड़ के हम सिर्फ एक फैमिली का अध्ययन करेंगे। ठीक है ना? एक फैमिली के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, तो ये कहलाएगा स्मॉल सेक्शन। कि भाई इतना बड़ा देश है, पूरे देश को छोड़ करके एक परिवार छोटे से भाग का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है। चलो, तो उम्मीद करता हूँ ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आई होगी। अब आगे देखो, थर्ड में क्या कहता है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये तो हमने कर लिया। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है अजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या, वो समझो। सपोज करो, हमने क्या कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक फैमिली का अध्ययन करते हैं। ठीक है, एक मान लो मेरी फैमिली हो गई और ये एक फैमिली आपकी हो गई। ठीक है, अब एक एक परिवार का अध्ययन किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग पढ़ते हैं ना, एक एक परिवार का। जैसे मान लो मेरे घर में कोई आया, तो उसने पूछा, हाँ भैया खर्चा वर्चा कैसे चलता है, कौन कमा रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो हमने कहा कि मैं तो यहाँ पे अपने परिवार में कमाता हूँ, या फिर मेरे पिताजी कमाते हैं। तो उन्होंने ये माना कि इस परिवार में कोई ना कोई बंदा इंप्लॉयड है। ठीक है ना? तभी तो पैसे आ रहे हैं, तभी तो जी रहे हो, खा रहे हो, कुछ ना कुछ काम कर रहे हो। ठीक है ना? इसीलिए यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन मान ली जाती है। ठीक है, तो ये मान लो मेरे परिवार का हो गया। अब मान लो आपके परिवार में वो लोग पहुंचे। ठीक है, तो उन्होंने पूछा, हाँ भाई कौन कौन रहते हो, कितने लोग हो, कमाने धमाने वाला कौन है, खर्चा कैसे चलता है। तो आपने कहा मेरे भैया कमाते हैं, या फिर मेरे पापा कमाते हैं। तो उन्होंने फिर माना कि हाँ यार, इनके यहाँ भी एक ना एक बंदा इंप्लॉयड है, ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, तभी तो खर्चा चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, तभी नहीं स्पेंड कर रहे हो, तभी तो जीवित हो, नहीं तो खाओगे क्या। ठीक है, तो दूसरे परिवार को भी इन्होंने मान लिया, हाँ यार इनके यहाँ भी एम्प्लॉयमेंट है, ये भी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। अब चलो एक और परिवार का ले लेते हैं, ये थर्ड फैमिली में जाके पहुंच गए। आपका कोई दोस्त है, उसके परिवार में जाके पहुंच गए। ठीक है, उससे भी पूछा, हाँ भाई बताओ कौन पैसे खर्च करता है यहाँ पे, कौन कमाने वाला है। तो उन्होंने कहा मेरे पिताजी कमाते हैं, या फिर मेरी दीदी कमा रही है। तो फिर उन्होंने क्या माना कि हाँ यार, इनके यहाँ भी एम्प्लॉयमेंट है, ये भी रोजगार है, मतलब कि इनको भी रोजगार मिला हुआ, बेरोजगार नहीं घूम रहे। ठीक है ना? तो इसीलिए इसमें अज्यूम कर लिया जाता है। देखो लिखा भी क्या है, अज्यूम करना, मान लिया जाता है कि हाँ यार सभी लोग एम्प्लॉयड हैं, सभी को रोजगार मिला हुआ है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ये भी यहाँ पे
मान लिया था, ये भी इसी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं आखिरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके बाद ये लेक्चर खत्म है। ठीक है, आखिरी कैरेक्टरिस्टिक्स देखो यहाँ पे क्या है, प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी का मतलब क्या है, अब मैं वो बताता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और इन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, वो भी कहाँ, सोसाइटी में। ठीक है, हमारे समाज में जो लोग रह रहे हैं उन्हीं के बीच में हमें इस लिमिटेड रिसोर्सेज क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अब ऐसा समझो कि मान लो हमने किसी वस्तु की प्राइस डिसाइड नहीं की। ठीक है ना, मान लो कोई वस्तु है, उसकी हमने प्राइस ही डिसाइड नहीं की, तो देश में रहने वाला हर एक बंदा उस वस्तु को आसानी से खरीद ले लेगा, तो इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। ठीक है ना, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। अगर मान लो सपोज करो आईफोन है, आईफोन की कोई कीमत ही ना हो, बिल्कुल फ्री में मिले, तो सभी लोग खरीदने जाएंगे ना, सब ले लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये डिसाइड किया गया कि भाई ऐसा कि देखो लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास हैं और इस लिमिटेड रिसोर्सेज को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना सोसाइटी में, और ये जो रिसोर्स हैं वो सबके पास पहुंचने चाहिए। इसीलिए वस्तुओं की कीमत डिसाइड कर दी गई। वस्तुओं की कीमत डिसाइड कर दी गई। ठीक है, इनकी प्राइस डिसाइड की गई कि भाई देखो, जब प्राइस डिसाइड कर दोगे तो जो लोग कैपेबल हैं वही लोग चीजें खरीद पाएंगे। तो लिमिटेड रिसोर्सेज का बंटवारा हो जाएगा ना, अच्छे से हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मान लो मैं कहता हूँ कि किसी भी वस्तु की कीमत डिसाइड नहीं है, तो सभी लोग, पूरे देश के लोग टूट पड़ेंगे, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। लेकिन अब मानो, जैसे मान लो आईफोन की हमने कीमत डिसाइड कर दी, तो जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग पे कर सकते हैं, बस वही लोग खरीद पाएंगे। तो जो सीमित संसाधन थे, और उन सीमित संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन करके हमें ये चीज सोसाइटी तक पहुंचानी थी, तो जो लोग सक्षम हैं उन्हीं तक ये चीजें क्या हो पाएंगी, पहुंच पाएंगी। इसीलिए हर वस्तु की कीमत क्या कर दिया गया, डिसाइड कर दिया गया। और फिर इसीलिए इन वस्तुओं का इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है कि हाँ भाई इसकी ये कीमत है, तो क्या इस कीमत में सभी लोग खरीद पाएंगे, फिर नहीं खरीद पाएंगे, ये सारी चीजें इसमें डिसाइड की जाती हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, प्राइस थ्योरी भी बोला जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को। और ये क्यों उत्पन्न हुई, हमारे पास लिमिटेड संसाधन थे, हमारे मतलब कि हमारे पास सीमित संसाधन थे, और उन सीमित संसाधन का हमें बंटवारा करना था, समाज के सभी लोगों तक पहुंचाना था। अब सबको तो फ्री में दे नहीं सकते, इसीलिए कुछ वस्तु की कीमत डिसाइड कर दी गई कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग खरीद सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे लेक्चर खत्म होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दिया। अगला जो हमारा लेक्चर होगा, वहां पे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस देखेंगे। वो भी लेक्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, 2 और 3 नंबर में क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं। ठीक है, तो लेक्चर को मिस मत करना। और फिर एक बार बता रहा हूँ, 1 अप्रैल से बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, 1 अप्रैल। ठीक है, अगर कोई जानकारी चाहिए कमेंट करके पूछो भाई, बताऊंगा। ठीक है, चल देखो, अब यहाँ से ये जो हमने पढ़ा है आज, ये चैप्टर जो हमने खत्म किया, या फिर ये लेक्चर जो था, यहाँ से देखो 2 नंबर के भी क्वेश्चन बन सकते हैं और 4 नंबर के भी, और साथ ही साथ 3 नंबर के भी। या तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेगा, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिया, 2 मार्क्स में आ गए है ना, कि व्हाट आर द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। 3 नंबर में पूछ सकता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। और 4 नंबर में भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्या विशेषताएं। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आ गई। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए।